स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं आज के शो साइंस थर्स्टी में। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। हिसाब ये समझिए जो हम लोग का करंट मेथड यानी जिस तरीके से हम लोग अभी फसल उगाते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि बहुत लंबे समय तक इसे नहीं कर पाएँगे और ये महँगा बहुत ज़्यादा होता है और महँगा होने से फ़र्क पड़ता है कि किसान की बैंड बच जाती है। तो कि और क्योंकि खाने का कीमत एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद लोग खरीद ही नहीं पाएँगे। तो उसके कारण ये होता है कि उनका प्रॉफ़िट मार्जिन घटते चला जाता है। तो ये कर नहीं पा रही, ये बहुत बुरा असर कर रहा है और प्लस ये टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है। टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम ये होता है कि ये सारा टॉक्सिसिटी धीरे-धीरे बिल्डअप होते जाता है। तो आपका जो सॉइल है जिसमें मान लीजिए थोड़ा-सा टॉक्सिन था, अगले साल थोड़ा-सा और ऐड हुआ, थोड़ा-सा और ऐड हुआ, पता चला 20 साल बाद वो स्वाहा हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लंबे समय तक हम इसे नहीं चला पा रहे हैं और यहाँ पे समझिए इससे फार्मर्स की बहुत ज़ोर की बैंड बजी पड़ी है। और मतलब आप लोग रिसेंटली देखे होंगे श्रीलंका का बैंड कैसे बच गया, क्योंकि लिटरली गवर्नमेंट ने कुछ इन्फोर्स कर दिया, बिना सोचे समझे इन्फोर्स किया और उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी पड़ गया। और यहाँ पे ये समझिए कि हम लोगों को करना क्या है, ज़मीन जितना है वो फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा ज़मीन अब नहीं लाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में ज़मीन बना के तो फार्मिंग नहीं करेंगे। तो ज़मीन एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो जितना भी है उसको हम लोग को बेटर तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी कि इफ़िशिएंट बनना है। हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं बल्ले-बल्ले, लेकिन इससे और इफ़िशिएंट बनना है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो समस्या ये है, तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि हम लोग को हेल्थ को फोकस करना होगा और हर मामले में हेल्थ पे, यानी कि सॉइल का हेल्थ जितना बल्ले-बल्ले अति उत्तम। फूड यानी कि जो सॉइल से फूड निकल रहा है वो जितना हेल्दी होगा वो अच्छा होगा और इकोसिस्टम का भी हेल्थ पहले सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखना कि अच्छा 500 टन टमाटर बन रहा है कि 600 टन बन रहा है, वो नहीं देखना है। आपको देखना है क्वालिटी उसकी कैसी है। और ये बात रिसेंटली काफ़ी स्टडीज़ में है कि गंदे सॉइल पे, यानी कि जो मतलब कंटामिनेटेड है वो या ऑलमोस्ट डेड सॉइल हो, उस सब में जो फसल उग रहे हैं, देखने का आपको वही लगेगा कि फसल उग रहा है, लेकिन उसके न्यूट्रिशन कंटेंट जेन्युइनली काफ़ी कम आ जाता है। मतलब कि खतरनाक तौर पे कम हो जा रहा है कि भाई ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसमें मतलब आपको लगे आप खा रहे हो, आप प्लेट भर के खाना खा रहे हो, आप पूरा मिक्स डाइट खा रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपका बॉडी स्टार्व कर रहा है क्योंकि कुछ-कुछ न्यूट्रिशन बहुत कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे यही समझिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन फोकस है हेल्थ पे पहले, सॉइल, फूड और इकोसिस्टम सबको बैलेंस करके चलना है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक टूल का जितना इस्तेमाल हो सके करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक टूल के पास एक चीज़ फ़ायदा होता है कि पता है नेचर उसको कैसे मैनेज कर सकता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसका ब्रेकडाउन, टॉक्सिसिटी ये सब बहुत बड़ा समस्या नहीं बनता है। और साइकिलिंग जितना हो सके उतना पॉसिबल करेंगे। यहाँ पे ये समझ में आ गया हम लोग को कि मोनोकल्चर करके जो हम लोग ज़बरदस्ती का ये बढ़ा देते थे, अपना यील्ड बढ़ा देते थे, ये सॉइल को मार डालता है और प्लस लॉन्ग टर्म में ये भी नहीं कर सकते। तो अब हिसाब ये आ गया कि फार्म में जितना साइक्लिंग आप करोगे, जितने चीज़ों का साइक्लिंग करोगे उतना बल्ले-बल्ले। जैसे कि आप नाइट्रोजन साइक्लिंग के लिए कवर क्रॉप्स लगाएँ। प्लांट्स में बहुत सारे मतलब सबको ये होता है कि अरे ये पेस्टिसाइड खूब इस्तेमाल करना पड़ा, ये करना। कारण ये है क्योंकि वहाँ मोनोकल्चर है, मोनोकल्चर के पास डिफेंस नहीं होता। अगर आप खूब सारे अलग-अलग तरह के मिक्स करते हैं तो एक इंसेक्ट सबकी बैंड नहीं बजा पाएगा, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी रहेगा। तो हिसाब वही है, जितना साइकिल हो सके पॉसिबल किया जा सके और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, यानी कि आज मैं इस ज़मीन पे फसल उगा रहा हूँ तो 500 साल भी उगा सकूँ, क्योंकि ये समझना बार-बार ज़रूरी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका और आप हाथ पैर मारेंगे तो आपको मिल जाएँगे लोग जिन्होंने, हाँ भैया मैं यहाँ खेती करता था लेकिन ज़मीन बंजर हो गई है, जबकि वो सब चीज़ सही कर रहे थे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को ऐसा चीज़ करना है जो हेल्थ अच्छा रखे और लंबे समय तक किया जा सके। यानी कि ये नहीं हो कि ये ज़मीन पे खेती करते थे बाद में सोलर फार्म लगा दी क्योंकि भैया ज़मीन पे खेत फसल नहीं उगा पा रहे थे। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। सॉल्यूशन यही है। तो सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो लिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो है लो टू नो केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये समझना जरूरी है। लो टू नो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आगे क्लियर कर दूंगा, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। केमिकल फर्टिलाइजर मतलब नहीं, पेस्टिसाइड्स नहीं। ये सबसे पहला हार्ड लाइन लगा जाता है कि यहाँ नहीं करना है। और क्रॉप मोनोकल्चर पे एकदम नहीं रखना है, क्रॉप रोटेशन करना है, यानी कि आप एक ही फसल को बार बार जबरदस्ती का नहीं उगाएंगे। आप एक बार मतलब एक फसल उगा रहे हैं, दूसरी बार दूसरा फसल उगा रहे हैं, तीसरी बार तीसरा उगा रहे हैं। जितना क्रॉप रोटेशन करेंगे ये मतलब ऑलमोस्ट टेस्टेड है कि भैया सॉइल का हेल्थ सीधा सीधा बेटर हो जाता है। और सॉइल जितना बैलेंस रहता है, जितना बेटर रहता है, उस पर क्रॉप जो है यील्ड भले थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आपका जो क्रॉप क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बेटर होगा। और नो जीएमओ सीड्स। तो यहाँ पे ये बात समझना होगी, जीएमओ पे हम लोग इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिसर्च किए, हर देश किया, उस पर काफ़ी काम किया, सक्सेसफुल हुआ तभी चल रहा है। तो अब उसे बैन करने पे क्यों आ रहा है? बैन नहीं किया गया अभी, लेकिन अब ये समझिए काफ़ी लोग नहीं करना चाहते। बात है जीएमओ के दो
प्रॉब्लम आता है। पहला आता है कि हमें नहीं पता कि हम लोग जीएमओ बनाएं कैसे, तो बोले भाई इंजीनियर साइंटिस्ट बैठ के बनाए, वो शॉर्ट टर्म ही ना टेस्टिंग कर सकते, वो थोड़ी बता सकते कि 100 साल बाद पता चला इसको खाते खाते सबका पूरा का पूरा डीएनए ही करप्ट हो जाता है इंसान का, क्योंकि भैया इसमें एक थोड़ा सा चीज था जो थोड़ा गड़बड़ कर दिया, या इसके कारण से सॉइल में, चूंकि ये बहुत ज्यादा बनाया गया था स्ट्रॉन्ग, ड्राउट बर्दाश्त करने के लिए पूरा पानी जबरदस्ती का सोख देता है जमीन से, तो पता चला जमीन ड्राई हो जाता है बाकी के क्रॉप्स के लिए। तो जीएमओ के बारे में हमारे पास उतना डेटा नहीं है, क्योंकि उतना टाइम टेस्टेड नहीं है। तो इसीलिए जीएमओ और एक रिस्की अननोन है, क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं जानते हो, ना ही जान सकते हो कि उसके अंदर क्या है। तो इसी कारण से जीएमओ से ही हाथ धो लेना है कि भैया नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हाथ नहीं मारना है, नेचुरल, पूरी तरह से नेचुरल। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, क्योंकि अगर आप केमिकल वाला नहीं इस्तेमाल करो तो और कुछ ना कुछ तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा लैंड ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट सॉल्टेड हो गया है। तो उसे दोबारा से अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको फर्टिलाइजर शुरू में डालना ही पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स भी डालने ही पड़ेंगे, और नेचुरल पेस्टिसाइड्स आता है, ऐसा बात नहीं है नहीं आता है। बस इस सबको आपको इस्तेमाल करिए, ये सब आपके औजार बनेंगे। पहला, केमिकल फर्टिलाइजर हटा दो, पेस्टिसाइड्स हटा दो, क्रॉप रोटेशन खूब करो, जीएमओ सीड्स ना खरीदो, और ऑर्गेनिक से जितना चीज को रिप्लेस कर सकते हो बल्ले बल्ले कर सकते हो। तो ये है इसका करने का तरीका। अब बात करते हैं यहाँ ये हौच-पौच क्यों हो जाता है। मैंने बताया था लो टू नो केमिकल, ऐसा क्यों है, नो क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्या कि समझिए इसका कोई रूल नहीं है। यानी कि पूरी दुनिया में अलग अलग देश है, मतलब लगभग 200 देश के आसपास हैं, सबका अपना अपना डेफिनेशन है, सबका अपना हुला लला है, सबका अपना चिंगाला है। ये सब मैंने कुछ स्टैम्प दिया, यूरोपियन यूनियन का है, चाइना का है, जापान का है, यूएसए का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, इंडिया का है, सबका अलग अलग स्टैम्प है। और इसमें आपको ये समझना पड़ेगा ना कि इसका रूल और रेगुलेशन कितना स्ट्रिक्ट है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कितना अलग अलग हो सकता है, कुछ कुछ केसेस में है कि लोगों को पता है, मतलब जिन्होंने ये स्टैम्प्स बनाए उनको पता है कि भैया अगर मैं कह दूं 100% आप ऑर्गेनिक रखो, सबके सब फसल फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एकाएक ये शॉक के तौर पे करते हैं, नेचर नहीं रिकवर कर सकता, उसे धीरे धीरे आपको करना होता है। तो मान लिया आप पहली बार मतलब 80% आप केमिकल फर्टिलाइजर किए, 20% ऑर्गेनिक किए, फिर उसको धीरे धीरे करोगे कि भैया 70% केमिकल रखो, 30% ऑर्गेनिक, धीरे धीरे आप उसे हटाते हो। एक शॉट में आप हटा दिए कि मान लिया आपने लॉ पास कर दिया कि हम 100% को ही मानेंगे, वो गया, वो फार्मर सब फ्री के चले जाएंगे। तो इसी कारण से अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देशों में आपको अलग अलग रूल्स मिलेंगे। कुछ का है कि भैया 80% तक तुम ऑर्गेनिक इस्तेमाल करो तो हम तुम्हें ऑर्गेनिक का स्टैम्प दे देंगे, कुछ का भैया नहीं भैया हम 100% लेंगे। और इसीलिए जैसे यूएसडीए का ही जो एसोसिएशन, उसमें 100% ऑर्गेनिक का स्टैम्प है, ऑर्गेनिक का स्टैम्प है, मेड विथ ऑर्गेनिक का स्टैम्प है, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का स्टैम्प है। तो ये सब स्टैम्प कैसे लगाया जाएगा, उसका क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशन होगा, ये सब देखना पड़ता है। तो इससे ये समझना बहुत जरूरी कि गारंटीड नहीं है, आप कहीं पे भी ऑर्गेनिक ले रहे हो, वो बाकायदा बाय लॉ भी दे रहा हो आपको ऑर्गेनिक, जरूरी नहीं कि वो 100% ऑर्गेनिक हो। या कुछ कुछ केसेस में उल्टा भी हो रहा है, क्योंकि मतलब फर्टिलाइजर सब सीरियस बात है, तो पेस्टिसाइड सीरियस बात है, तो जेन्युइनली उस पर काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। यानी कि फसल जो आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करो, लिटरली बीच में रैंडमली उससे सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उसको टेस्ट किया जाएगा, और इतना उस पर स्ट्रिक्टनेस हो कर कई बार होता है कि वही ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू आपका ऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑर्गेनिक में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इंसेक्टिसाइड अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी भी इंसेक्टिसाइड ही है, वो आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो वो नुकसान करने लगेगा। ये ऐसा बात होगी ना, जैसे ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं होता कि नुकसान नहीं कर सकता। जैसे कि सांप आपको काटता है तो ऑर्गेनिक जहर डालता है ना आपके अंदर, तो भी तो आप ऊपर जाओगे ही ना। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं होता कि नुकसान नहीं हो सकता। उसमें अगर मान लीजिए पेस्टिसाइड कोई अनबैलेंस करके डाल देता है, खूब सारा नुकसान हो सकता है। और चूंकि इनऑर्गेनिक के मामले में हमें पहले से पता था कि ये सीरियस चीज़ है, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, टेस्टिंग, डबल चेकिंग सब किया जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनिक आपको नुकसान कर रहा है, नॉन ऑर्गेनिक सही रह रहा है। और इस पर जितने साइंटिफिक पेपर निकले, जितने भी देशों ने कोशिश किया, सब हौच पौच रिजल्ट दे रहा है। किसी का भी रिजल्ट एकदम काला सादा नहीं आ रहा है कि यही बेटर है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये समझना बेहद है, ये टेस्टेड बात है, ये हर देश में हो रहा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूएसए हो, सब जगह घूम फिर के ही आ रहा है कि कुछ और मोर लेस अगर इसको रफली करें, मैं 5-6 व्हाइट पेपर को पढ़ चुका हूँ, 5-6 व्हाइट पेपर को अगर कंप्रेस करके बताऊँ तो आपको हिसाब ये है कि घुमा फिर के सेम ही है। आपका मतलब आपका मीथेन आउटपुट बढ़ जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मतलब मैन्योर बनाते हो, मैन्योर से भी ज़्यादा मीथेन निकलता है कंपेयर टू वो। तो आप ग्रीन हाउस उधर से एक जगह बचा रहे हो, लेकिन दूसरी जगह मीथेन डाल दे रहे हो, तो घूम फिर के आप वहीं पहुंच गए। तो हिसाब ये रहता है कि ये ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ में असर ज़रूर आ रहा है। लेकिन ये समझना कि कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होगा, या न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या टॉक्सिसिटी कम होगी, ये सब अभी एकदम हौच पौच है। ये बात समझना जरूरी है, इसीलिए रूल्स इतने हौच पौच हैं हर देश में। तो ये हो गया इसका एक सबसे बड़ा वीकनेस, कि इसीलिए मैंने जितने भी 3 वीडियो बनाए थे एग्रीकल्चर के बेसिस में, उसमें सब में यही बहुत लोग बोलते रहे ऑर्गेनिक, लेकिन किसी का मतलब वही जितने 4-5 फार्मर्स लिखे कि ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, वो 4-5 फार्मर्स को एक साथ डालूंगा, सब बोलेगा मैं तो ये अलग करता हूँ, मैं तो ये अलग करता हूँ, क्योंकि कोई रूल और डेफिनेशन नहीं है।
और इससे हम लोग एक बहुत बड़े खतरनाक दौर में आते हैं। खतरनाक दौर में ये समझिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक औज़ार होना चाहिए, लेकिन कई जगह मैं नोटिस कर रहा हूँ, कई फार्मर्स में नोटिस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में नोटिस कर रहा हूँ और पूरे के पूरे देश कर रहा हूँ, जैसे श्रीलंका हो जाए, कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को एज़ अ फाइनल स्टेप मान रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हमारा समस्या खत्म। अरे महाराज, वो सिर्फ़ एक स्टेप है और 98% केसेज़ में अगर मैं रफ़ एवरेज मानूँ, तो सिर्फ़ ये हो रहा है कि भैया आप केमिकल फर्टिलाइज़र हटा के ये कर दे रहे हो, नॉर्मल ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो काफ़ी नहीं है, ये बात समझना ज़रूरी है, वो काफ़ी नहीं है। लॉन्ग टर्म में वो घूम फिर के वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से आप चले थे। बस थोड़ा मतलब जो आपका केमिकल फार्मिंग आपको 5 साल में बर्बाद कर देता है, वो आपको 15 में बर्बाद कर, लेकिन करेगा तब भी। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग का सबसे पहला फ़ोकस होना चाहिए ग्रोइंग द सॉइल। अगर मेरा पिछला आप 3 वीडियो देखे हो तो उसमें मैंने बात किया था कि नो टिल फार्मिंग क्यों ज़रूरी है, क्रॉप रोटेशन के साथ कवर क्रॉप्स क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी सॉइल के अंदर रहे। क्योंकि ये समझिए, हम लोग को जो दिखता है ऊपर, वो सिर्फ़ 1-2% है बायोलॉजी का, मतलब जो आप प्लांट्स देख रहे हो वो सिर्फ 1-2%, उसके नीचे बहुत चीज़ हो रहा है। वो जब तक ग्रो करेगा, वो जब तक हेल्दी रहेगा, तभी जाके आपका सॉइल बढ़ेगा, यानी कि तब आप उस पे खेती सालों साल करते जाइए, वो हर साल बेटर होते चला जाएगा। हर साल आपको थोड़ा कम फर्टिलाइज़र लगाना है, थोड़ा कम पेस्टिसाइड लगेगा, थोड़ा कम। और जो लोग ये सब 10 साल से कर रहे हैं, यानी कि नो टिल फार्मिंग, कवर क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन, ये सब कर रहे हैं, आराम से उस जगह पे पहुँच गए कि उन्हें फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ता है, उन्हें पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता। नेचुरली उनका मतलब सॉइल जो है इतना हेल्दी है कि सँभाल लेता है। तो वो सब ना करके सबका ये, भैया हमने केमिकल हटा दिया, हमारा ऑर्गेनिक हो गया, हम बल्ले-बल्ले। नहीं भैया, आपने स्टेप 1 लिया है, स्टेप बहुत सारे और बाकी हैं। खासतौर पे नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के कारण आपका सॉइल अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, सॉइल मरे जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि, और यहाँ पे काफ़ी लोग फार्मर्स में ब्लेम भी नहीं कर सकता, उनकी अगर रोज़ी-रोटी पे असर पड़ रहा है तो वो करेंगे कि भैया ब्रांडिंग के पीछे भाग जाते हैं कि हमें वो स्टैम्प लगाना है ताकि हम अपने फसल्स का, जैसे अपने टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, गोभी हो गया, ये सब का ज़्यादा दाम पे बेच पाएँ। ठीक है, वो कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में आप घूम फिर के वहीं पहुँच गए जहाँ से चले थे। ये सिर्फ़ एक ब्रांडिंग बन गया, क्योंकि हमें मेन चाहिए क्या देश को लंबे समय तक चलने के लिए? हेल्दी सॉइल। जो मेरा हेल्दी सॉइल वाला वीडियो देख लीजिए। तो हिसाब वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को सावधानी बरतना पड़ेगा। ये चीज़ ऑलमोस्ट लुच-पुच है, बहुत हवा महल है और लोग बस कूद पड़ रहे हैं इसके पीछे, बिना इसका पूरा डिटेल लेके, पूरा एनालिसिस करके। ये हमें बहुत भारी नुकसान कर सकता है, मतलब एक एक दूसरा ढप्पा हो सकता है। जैसे हरित क्रांति के चलते अभी हमारा क्राइसिस हो रहा है, ये लिटरली ऑर्गेनिक के चलते फिर से आगे वही क्राइसिस हो जाएगा कि भैया फिर से हमारे सॉइल्स नहीं टिक पा रहे, क्योंकि पूरी तरह से मैन्योर पे वो टिक रहा था। हेल्दी सॉइल हम लोग बना नहीं रहे थे। तो ये थोड़ा खतरनाक बात है। तो जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को ढंग से कर रहे हैं, उसमें हर एक चीज़ इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि कवर क्रॉप से इंटीग्रेट कर रहे हैं, नो टिल फार्मिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पे पूरा फोकस कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। लेकिन बाकी सब फार्मर जो सिर्फ स्टैंप लेने के लिए कर ले रहे हैं, वो अभी भी खतरों से खेल रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं और जनरली पिट ही जाएंगे 4 से 5 साल के अंदर। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये थोड़ा खतरनाक चीज़ ट्रेंड बन गया है कि आधा-अधूरा इन्फॉर्मेशन पे या सिर्फ आपने केमिकल हटा दिया तो सब सॉल्व हो गया। नहीं भैया, केमिकल के साथ हमारा प्रोसीजर्स को सुधारना पड़ेगा, खासतौर पे नो टिल बहुत ज़रूरी है। तो ये एक डेंजर था जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक मतलब सारी समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन है और कहीं नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं किए हुए हैं, और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपका चालू हो जाए। बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी एक बार ऑन ऑफ करके देख लीजिए, शायद आपका सारा काम हो जाए। तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।